वेलकम टू कॉन्सेप्ट कोर चैनल। ये है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 का, उसके लिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग को चलना है, क्वेश्चन देखना है फट से। पहला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, जल का प्रकाश अपघटन जो होगा वह ग्रेना, इसी को बोलते हैं थाइलाकोइड झिल्ली भी कहते हैं, इसी में होगा। ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अप्रकाशीय घट अपघटन होता तो वो होता किसमें? स्ट्रोमा में होता। और ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में आपको बिल्कुल बताइए। ठीक है जी, कमेंट में आपको बताना है कि वृक्क के इकाई को क्या कहते हैं, वृक्क के इकाई को क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। सबको आता ही होगा, बिल्कुल आता है। आगे चलते हैं। आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन के पश्चात बनने वाला भ्रूणपोष आनुवांशिक रूप से कैसा होता है? तो देखिए, आवृतबीजी पौधों में दोहरा निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित हो जाता है। कैसा हो जाता है? त्रिगुणित हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर है ऑप्शन में बी है। और भ्रूणपोष का कार्य क्या है? तो भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। ओके, चलिए इसका आंसर का बी है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है, जो पानी की कमी होने पर रंध्रों को बंद करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये है एब्सिसिक एसिड है। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है? तो पौधों में जो रंध्र है, स्टोमाटा है, उनके उनको बंद कर देता है। ठीक है, इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। आगे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स है ये। सिनेप्स कहलाता है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स यहीं से क्या होता है? यहीं से जो विद्युत संकेत होते हैं, ठीक है, विद्युत संकेत वह किसे बदलता है? रासायनिक संकेत में बदलता है। ठीक है, रासायनिक संकेत में बदलकर और न्यूरॉन तक पहुंचता है। आगे, मेंडल के संकरण में मेंडल के द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी का फेनोटाइप अनुपात क्या है? तो दो टाइप होते हैं, एक होता है फेनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। ठीक है, एक होता है जीनोटाइप, ओके, एक होता है जीनोटाइप होता है। तो अच्छा, किसको कहते हैं जीनोटाइप और किसको कहते हैं फेनोटाइप? बताइए। तो जीनोटाइप जो होता है वह शरीर के अंदर मौजूद होता है गुण, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन फेनोटाइप जैसे कि लंबापन, बौनापन, है ना, आँखों का रंग, बालों का रंग, ठीक है, जैसे हम मटर मटर के पौधे में देखते हैं, उसका वो आकार, है ना, उसका लंबापन, बौनापन, ये सब फेनोटाइप में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है? अनुमस्तिष्क। आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुमस्तिष्क जो है शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। आगे, अमाशय में पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो देखिए भैया, पेप्सिन एंजाइम जो होगा तभी कार्य करेगा जब कैसा हो? माध्यम अम्लीय हो। माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा, तभी कार्य करेगा ये पेप्सिन एंजाइम। अगर उसको लवणीय मिल गया माध्यम या क्षारीय मिल गया माध्यम तो ये कार्य नहीं करेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और ये क्या करता है पेप्सिन एंजाइम? प्रोटीन का पाचन करता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन का पाचन करता है अम्लीय माध्यम में। मानव में वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो मानव में वृक्क जो है वह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। आगे, निम्नलिखित में से किस जीव में द्विखंडन एक निर्धारित तल पर होता है? तो द्विखंडन जो होता है इसमें ऑप्शन के अनुसार लेशमैनिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेशमैनिया क्या है? तो यह कालाजार का रोगाणु है। यह क्या है? कालाजार का रोगाणु है ये। ठीक है, कालाजार का रोगाणु, ध्यान दीजिएगा। ये जो लेशमैनिया है ये क्या है? कालाजार का रोगाणु है। अगर बोलता विखंडन, तो विखंडन किस में होता है? विखंडन अमीबा में होता है। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है? विखंडन नहीं है, द्विखंडन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो है यह श्वसन का प्रथम चरण है और यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कोशिका में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होता है और यह क्या है? तो श्वसन का प्रथम चरण है। चलिए, पायासीकरण की प्रक्रिया में पित्त लवण वसा पर क्या क्रिया करते हैं? तो पित्त लवण क्या करता है? वसा को, पता है कि वसा को तोड़ता है,
यानी कि उसका एक तरीके से बोल सकते हैं विखंडन करता है। तो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। आंसर उसका बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। मानव में भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण किस संरचना द्वारा मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। ठीक है, यस, प्लेसेंटा से ही हमें जो भ्रूण होते हैं उन्हें माँ के रक्त से क्या मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है प्लस ग्लूकोज, ये सब मिलते रहता है। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। चलिए, समजात अंग का उदाहरण क्या है? समजात अंग तो किसे कहते हैं? समजात अंग, ठीक है, समजात अंग वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है, उनका कार्य भले ही क्या हो, भिन्न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, समजात अंग का यही है इसमें एग्जाम्पल ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक, देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया किसमें होगा? स्ट्रोमा में होगा। और यही अगर प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करेगा तो वो किसमें होगा? ग्रेना में होगा। ठीक है, अगर बात करता प्रकाशिक अभिक्रिया की तो वो ग्रेना में होता, लेकिन यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया है तो ये किसमें होगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, हाँ जी, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा अगर लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिख रहा हो इसमें तो देख लीजिए, ऐसे ऐसे लिखेंगे स्ट्रोमा। आगे, आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये लिंडमैन ने किया था। किसने किया था? लिंडमैन। इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह के 10% के नियम का प्रतिपादन लिंडमैन ने किया था। और ये है क्या 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम? तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि घास को हिरन ने खाया। ठीक है, घास को किसने खाया? घास को खाया हिरन ने। तो जितना घास के पास ऊर्जा होगा, मान लीजिए 100% है, तो उसका 10% ही मिलेगा हिरन को। कितना परसेंट? 10%। ऐसे ही खा खा के चलिए हिरन बड़ा हो गया सपोज। अब हिरन के पास जो भी 100% ऊर्जा है, 100%, ठीक है, उसको अगर शेर खाता है तो शेर को कितना मिलेगा? शेर को भी इसका 10% ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो कितना मिलेगा? 10% ही उसको भी प्राप्त होगा, शेर को भी। यही है ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम, जो किसने दिया है? लिंडमैन ने दिया है। आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? पादप हार्मोन में जो एब्सिसिक अम्ल होता है उसका कार्य क्या है? तो उसका कार्य है वृद्धि का संदमन करना। संदमन करने का मतलब होता है वृद्धि को रोकना। देखिए, इनहिबिशन लिखा हुआ है ना, वृद्धि का संदमन करना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? वृद्धिरोधक हार्मोन है, पत्तियों के मुरझाने और पतझड़ के लिए भी उत्तरदायी होता है ये। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? तो फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, देखिए ग्लूकोज है, स्टार्च है, फ्रक्टोज, सुक्रोज सब कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन उसमें ये सुक्रोज भी उसका एक प्रकार है। ठीक है, हाँ जी। पौधों में निर्मित भोजन ग्लूकोज को सुक्रोज में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परिवर्तित करके तभी उसको परिवहन के रूप में फ्लोएम ऊतक द्वारा परिवहन होता है। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रसायन कौन सा है? तो सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह कहाँ-कहाँ से निकलता है? तो एसी जो चलाते हैं लोग, उस एसी से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, थोड़ा-सा लिखने में दिक्कत हो रहा है इसमें। ठीक है, रेफ्रिजरेटर से होता है। आगे, रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने वाले यंत्र को सबको पता है, अब ये तो याद ही होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान जो है इथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है और ऊर्जा मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हमारा था टोटल वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना भाई, क्योंकि इसमें भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अभी क्लास 12th के लिए भी इसमें वीडियो अपलोड होगा और कंपटीशन का भी अपलोड करने का मैं सोचूंगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये इसमें क्लास अभी आप बताइए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए, वो सब इसमें अपलोड किया जाएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।